नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं चुनावों पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम चुनाव की बात। अगर इस हफ्ते की कोई भी बड़ी चुनाव की जुड़ी खबर आपसे छूट गई हो तो आपको कहीं नहीं जाना है, सिर्फ आना है अमरउजाला.com पर। दरअसल हरियाणा चुनाव को देखा जाए, अगर हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों राज्यों में चुनाव है, लेकिन हरियाणा चुनाव को अगर देखा जाए तो सभी पार्टियों ने अपने तमाम उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। वो इसलिए भी क्योंकि नामांकन की जो आखिरी तारीख थी वो 12 सितंबर थी। बीजेपी की सबसे पहले बात करते हैं। बीजेपी ने अपने 90 सीटों के उम्मीदवार जो है वो तय कर दिए हैं। इस हफ्ते की बुधवार तक पार्टी ने 3 सीटों को छोड़कर सभी उम्मीदवार घोषित कर दिए। अपनी तीसरी और अंतिम सूची में सिरसा से रोहतास जांगड़ा, महेंद्रगढ़ से कंवर सिंह यादव, फरीदाबाद एनआईटी से सतीश फागना को पार्टी ने टिकट दिया। तो फिलहाल 3 सीटों को छोड़कर अपनी कुल सीटों के जो उम्मीदवार हैं वो बीजेपी ने सामने कर दिए थे। इसी तरीके से हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। पार्टी ने सभी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार लड़ाने का फैसला किया था। सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस पार्टी से बात नहीं बनी, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। सभी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हुई। पार्टी ने इंद्री, सदौरा, थानेसर, रतिया, आदमपुर, बरवाला, तिगांव, फरीदाबाद, बावल विधानसभा क्षेत्रों के लिए अपने उम्मीदवार आखिरी सूची में भी घोषित कर दिए। इसी तरह कांग्रेस का साथ भी वही रहा। 5 उम्मीदवारों की अपनी चौथी लिस्ट उन्होंने जारी करके लगभग पूरी लिस्ट जो है वो जारी कर दी। हालांकि उन्होंने 4 सीटें छोड़ी हैं और 86 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। आम आदमी पार्टी ने अपनी छठी लिस्ट जारी की, जिसमें केजरीवाल की पार्टी ने अभी तक 89 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। अब बात करते हैं कि कांग्रेस की नई कैंडिडेट लिस्ट जो आई थी उसमें कांग्रेस पार्टी ने अंबाला कैंट से परिमल परी को और पानीपत ग्रामीण से सचिन कुंडू के नाम को आगे किया था। इस पर काफी चर्चा भी हुई। अगर देखा जाए तो कांग्रेस की तरफ से जो 40 उम्मीदवारों की तीसरी सूची आई थी, उस सूची के जारी होने के कुछ घंटे बाद ही तीसरी लिस्ट में पार्टी के सांसद रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला को कैथल से टिकट दिया गया था, जिसकी भी खूब चर्चा। तो फिलहाल देखा जाए तो हरियाणा चुनाव के लिए जो तैयारी है वो अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कुछ पार्टियों ने अगर देखा जाए तो 90 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है, कुछ ने 4 रोकी है, कुछ ने 3 रोकी है। सबकी अपनी अपनी कहानी है। सारे अपने समीकरण बिठाते हुए अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। बीच में जब हम बात कर रहे थे तो हमने बात की थी हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी के पार्टी के गठबंधन न होने की। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव में नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस ने 49 सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए। इस तरह राज्य की 90 में से 79 सीटों पर कैंडिडेट तय हो चुके हैं। अब तस्वीर ये साफ हो चुकी है कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं हो रहा है। देखिए, इस हफ्ते की दूसरी जो बड़ी खबर जिसकी खूब चर्चा हुई चुनावी मौसम में वो ये कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन फिलहाल नहीं होने जा रहा है। उम्मीदवारों के नाम की घोषणा में इस कदर देरी की गई जिससे टिकट न पाने वाले नेता किसी और दल की लड़ने की तैयारी न कर पाए। इसलिए भी फिलहाल इस तरह की खबर सामने आई कि अब जो तस्वीर बनती दिखाई पड़ रही है वो ये बताती है इस हफ्ते की कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन से पूरी तरह से दूरी बना ली है। लेकिन हाँ, 4 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट्स नहीं उतारे। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि हो सकता हो बाद में कुछ गठबंधन की सुगबुगाहट दिखाई पड़े। संभावनाएं खत्म नहीं हुई हैं अभी, लेकिन फिलहाल दोनों ही पार्टियां अलग अलग लड़ रही हैं। इस हफ्ते की तीसरी और बड़ी खबर जो रही वो ये कि आम आदमी पार्टी के संयोजक मुखिया अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल से जमानत पर बाहर आ रहे हैं। और अब कहा यह जा रहा है कि उनके जमानत से बाहर आने पर हो सकता हो इसका फायदा आम आदमी पार्टी को हरियाणा में दिखाई पड़े, क्योंकि हरियाणा में पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, पहली बात। और दूसरी बात, हरियाणा आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का होम टाउन है। वो अपनी घरेलू जमीन, एक तरीके से कह लीजिए, खिलाड़ियों के लिए ज्यादातर ये शब्द इस्तेमाल होता है कि उनकी घरेलू पिच है जिस पर कि वो मजबूती से उतरते हुए नजर आएंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात अरविंद केजरीवाल के लिहाज से यह भी हो जाती है कि जब वो चुनावी मौसम में जमानत पर बाहर आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर इसका फायदा उनकी पार्टी को हरियाणा में जरूर मिलेगा। तो
इस हफ्ते की एक बहुत बड़ी खबर जिसमें कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ चुके हैं, जमानत पर बाहर आ चुके हैं और अब कहानी कुछ ऐसी दिखाई पड़ती है कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में मजबूती के साथ चुनाव लड़ती दिखाई पड़ेगी। दो पक्ष इसके राजनीतिक विश्लेषक देखते हैं। पहला पक्ष तो ये कि इससे कांग्रेस की वो सीटें जहां पर उनको गुंजाइश थी, वो वोटर जहां पर कि वो मजबूती से अपने आप का मानते थे, वहां आम आदमी पार्टी सेंध लगा सकती है, पहली बात। दूसरी बात यह होती है कि जब कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा तो उसका सीधा फायदा बीजेपी के हिस्से में दिखाई पड़ेगा। तो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को खोने के लिए देखिए तो हरियाणा में कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, वोट कटुआ के रूप में वो जरूर वहां दिखाई दे सकते हैं। वोट कटुआ एक ऐसा शब्द जो कि चुनावी मौसम में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और फिलहाल आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए हरियाणा में कुछ ऐसी ही स्थिति दिखाई पड़ रही है। इस हफ्ते की अगली बड़ी खबर हरियाणा विधानसभा का भंग होना रही। हरियाणा सरकार के सिफारिश के बाद राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विधानसभा को भंग कर दिया। विधानसभा सचिवालय की ओर से इस बारे में अधिसूचना जारी की गई। अब सीएम नायब सिंह सैनी अगली सरकार के गठन होने तक कार्यवाहक सीएम के तौर पर ही काम करते दिखाई पड़ेंगे। कोई नीतिगत फैसले वो नहीं ले पाएंगे, मगर आपातकालीन स्थिति आने पर वो फैसले लेने के लिए अधिकृत होंगे। सैनी सरकार का कार्यकाल 3 नवंबर तक था, मगर सरकार का गठन 8 अक्टूबर के बाद होना था। इस लिहाज से करीब 1 महीने पहले विधानसभा को भंग कर दिया गया। समय से पहले विधानसभा को भंग करने के लिए सैनी सरकार को ही जिम्मेदार बताया गया। अगला सत्र नहीं बुलाए जाने की वजह से सैनी सरकार संवैधानिक संकट में फंस गई थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174(1) के मुताबिक 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतर होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा था। इसलिए फिलहाल विधानसभा भंग कर दी गई है। तो ये इस हफ्ते की बड़ी खबर, चुनावी राज्य हरियाणा में विधानसभा फिलहाल भंग हो चुकी है। और इस हफ्ते की एक और बड़ी खबर जिस पर कि आपका ध्यान होना जरूरी है, वो जम्मू कश्मीर से है। गुलाम नबी आजाद चुनाव प्रचार करने के लिए चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मंच पूरी तरह से तैयार है। मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ठीक एक हफ्ते बाद 18 सितंबर को होने वाले मतदान को लेकर तमाम राजनीतिक दलों की सभाएं हो रही हैं। बड़े नेता चुनाव प्रचार में डटे हैं, लेकिन एक बड़ा चेहरा चुनाव प्रचार से गायब था, जो कि अब फिर से एक्टिव नजर आएगा। हम बात कर रहे हैं गुलाम नबी आजाद की। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे और अब अपनी पार्टी चला रहे गुलाम नबी आजाद स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर चुनाव प्रचार से दूरी बनाए हुए थे। लेकिन फिलहाल अब वो सोशल मीडिया के जरिए ये बता चुके हैं कि वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। 12 तारीख से उनका रोड शो शुरू हो चुका है। ताबड़तोड़ रैलियां शुरू हो चुकी हैं, जो कि 16 सितंबर तक तय की गई हैं। कुछ दिनों पहले गुलाम नबी आजाद ने तबीयत का हवाला देते हुए चुनाव प्रचार न करने की बात कही थी। किसी समय गांधी परिवार के बेहद करीब रहे थे वो। पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद सोशल मीडिया अकाउंट पर खासा एक्टिव रहते हैं और फिलहाल उन्होंने अपने सेहतमंद होने की बात कही है। आजाद ने लिखा कि आपकी दुआओं और आशीर्वाद के साथ अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूं। दक्षिण कश्मीर और चिनाब घाटी में अपने उम्मीदवारों के लिए अभियान शुरू करूंगा। आजाद ने अपना शेड्यूल भी जारी किया था। तो फिलहाल चुनावी राज्य जम्मू कश्मीर से भी एक राहत की खबर इसलिए दिखाई पड़ रही है क्योंकि आजाद पार्टी, प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के जितने नेता थे वो इस बात से चिंतित थे कि अगर गुलाम नबी आजाद, जो कि 1 मैन आर्मी है, अगर वो ही चुनाव मैदान में नहीं दिखाई पड़ेंगे तो उनके उम्मीदवारों का क्या होगा। आप सब जानते हैं लोकसभा चुनाव में 3 सीटों पर वो दिखाई पड़े थे, लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये थी कि इन 3 सीटों के बावजूद वो एक भी सीट नहीं जीत पाए थे। 3 सीटों से वो चुनावी मैदान में थे और एक भी सीट, इनफैक्ट वो जमानत तक नहीं बचा पाए थे उनके उम्मीदवार। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद का एक्टिव होना उनकी पार्टी के लिए तो अच्छा है ही, चुनावी लिहाज से भी बहुत अच्छा है, राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से भी बहुत अच्छा है। आप सब जानते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों यहां पर गठबंधन में लड़ रही है। बीजेपी और उसके बाद क्षेत्रीय पार्टियां कुछ हैं जिन्होंने इनरोल्ड कराया हुआ है। निश्चित तौर पर 10 साल बाद घाटी में चुनाव हो रहे हैं और उसमें अगर मजबूती से सियासी जो उठा पटक है, जो लड़ाई है, वो ना दिखाई पड़े तो चुनाव का अपना आनंद नहीं होता। फिलहाल जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद अब एक्टिव हैं, निश्चित तौर पर सियासी समीकरण जरूर बदलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर के। तो इस हफ्ते की ये बड़ी खबरें जिसने कि निश्चित तौर पर चुनावी राज्यों को हाइप दिया है, चुनावी राज्यों में चर्चा का विषय और तेजी से बने हैं। सबसे बड़ी बात ये
कि ये दोनों चुनावी राज्य जो कि इस वक्त सुर्खियों में हैं, इस लिहाज से भी सुर्खियों में है कि एक तरफ हरियाणा जहां की जो पिच है वो मजबूती के साथ तैयार है और सभी पार्टियां उसमें दमखम लगा रही हैं, दूसरी तरफ घाटी का चुनाव जहां की 10 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं और वो भी चुनाव साख और नाक दोनों का सवाल बने हुए हैं। हरियाणा की अगर बात करें तो इस बार हरियाणा के चुनाव में जाति फैक्टर पर बहुत संजीदगी से सभी पार्टियों ने गौर किया है। अगर आप देखें तो जाट और नॉन जाट के बीच ही हमेशा से हरियाणा का चुनाव देखा जाता रहा है, लेकिन इस बार पार्टियों ने, खासतौर से कांग्रेस और बीजेपी ने, अपने जो एक तरीके से कह लीजिए कि जो उम्मीदवार हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उन्हीं के नाम उजागर करने से यह स्पष्ट कर दिया है कि कैसे पूरी तस्वीर जातीय समीकरण के आधार पर दिखाई पड़ती है, कैसे पूरा चुनाव जाट और नॉन जाट के बीच नजर आता है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव काफी हद तक जातियों के समीकरण पर निर्भर करता है। इस बार भी बीजेपी, कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों ने टिकट बंटवारे में जातियों पर दांव लगाया है। हर पार्टी अपने वोट बैंक के हिसाब से जातियों के प्रत्याशी उतारती है, चाहे वो प्रदेश के चुनाव हो या फिर देश के। दोनों प्रमुख राजनीतिक दल यानी कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने टिकट बांट दिए हैं। उन्हें किस जाति को कितनी अहमियत देनी है, ये सब टिकट बंटवारे में ही स्पष्ट हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का जोर इस बार ओबीसी मतदाताओं पर ज्यादा है। पहले ओबीसी कोटे से सीएम बना दिए गए नायब सिंह सैनी, अब टिकटों की भागीदारी में भी उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाया गया है। आप सूची देखकर समझ सकते हैं। 10 साल में बीजेपी ने ओबीसी जाति के उम्मीदवारों में 33% की बढ़ोतरी की। इस बार बीजेपी ने ओबीसी के 20 उम्मीदवार उतारे हैं। 2014 में बीजेपी ने 15 ओबीसी उम्मीदवारों को टिकट दिया था। वहीं 2014 की तुलना में इस बार बीजेपी ने जाट समाज के टिकटों में 33% की कटौती की है। 2014 में पार्टी ने 24 जाट प्रत्याशी रखे थे, 19 में संख्या घटकर 19 हुई और अब 24 में मात्र 16 जाट नेताओं को प्रत्याशी बनाया गया है। इस बार बीजेपी ने जिन सीटों पर जाटों के टिकट काटे हैं, वहां से ओबीसी और ब्राह्मण चेहरे चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी ने मौजूदा विधानसभा चुनाव में 16 जाट, 20 ओबीसी, 1 जट सिख, 2 बिश्नोई, 5 वैश्य, 11 ब्राह्मण, 11 पंजाबी, 3 राजपूत, 2 रोड़ और 2 मुस्लिम और अनुसूचित जाति के 17 उम्मीदवार बनाए। पिछले चुनाव यानी 2019 के आंकड़ों को देखें तो जैसा कि हमने शुरुआत में बताया कि 19 जाट थे उस वक्त, 1 जट सिख, 9 पंजाबी, 8 वैश्य, 8 ब्राह्मण, 6 अहीर, 6 गुर्जर, 2 मेव, 4 राजपूत, 2 रोड और अन्य पिछड़ा वर्ग में 6 नेताओं को उम्मीदवार घोषित किया गया था 2019 में। थोड़ा पीछे चलें, 14 में 24 जाट उस वक्त थे, 1 सिख, 9 पंजाबी, 8 वैश्य, 9 ब्राह्मण, 6 अहीर, 4 गुर्जर, 2 मेव, 2 रोड और 3 राजपूत थे। इसके अलावा 5 पिछड़ा वर्ग के नेताओं को भी उम्मीदवार बनाया गया था। 14 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के केवल 6 जाट उम्मीदवार ही विधानसभा पहुंचे थे, यानी जीते थे। वहीं 2019 में 3 जाट उम्मीदवार पहुंचे थे। बीजेपी ने इस बार 61 सीटों पर उम्मीदवार बदले हैं। इनमें से अधिकतर वो सीटें हैं जिन पर बीजेपी पिछली बार हार गई थी। 39 सीटों पर नए चेहरे पर बीजेपी ने दांव खेला है। बीजेपी ने इस बार वैश्य बिरादरी की टिकटों में कटौती की है। बीजेपी ने मौजूदा चुनाव में वैश्य बिरादरी से 5 प्रत्याशी उतारे हैं। पिछले 2 चुनाव में वैश्य को 8 टिकट दिए गए थे। पार्टी ने ब्राह्मण पंजाबियों के टिकटों का कोटा बढ़ाया है। अगर आप सूची देख रहे होंगे तो आप समझ रहे होंगे। 2014 में पंजाबी और ब्राह्मण समाज से 9 उम्मीदवार थे। इस बार उनका प्रतिनिधित्व 11-11 हो गया है। बीजेपी ने हिसार के बरवाला और जिंद के जुलाना विधानसभा क्षेत्र से ओबीसी प्रत्याशियों को टिकट दिया है। बरवाला से पार्टी ने रणबीर गंगवा और जुलाना से कैप्टन योगेश बैरागी को उम्मीदवार बनाया है। सिरसा की एलनाबाद सीट से पंजाबी समुदाय के अमीर चंद मेहता हैं और उचाना कला से ब्राह्मण समाज के देवेंद्र अत्री को उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी की सूची में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और राव इंद्रजीत का दबदबा नजर आया है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने जाट समुदाय के 25 और जट सिख समुदायों के 4 नेताओं को टिकट दिया है। ओबीसी वर्ग से 24 उम्मीदवार उतारे हैं, जिसमें 3 मेव मुस्लिम शामिल हैं। इसके अलावा ब्राह्मण समुदाय से 6, मुस्लिम समुदाय से 5 नेताओं पर भरोसा जताया गया है।
पंजाबी और सिखों को कांग्रेस ने 11 टिकट दिए हैं, जबकि वैश्यों को 2, राजपूत, बिश्नोई और रोड समुदाय को 1 टिकट मिला। हरियाणा की राजनीति में जाट बनाम नॉन जाट का समीकरण आप सब जानते हैं हमेशा से हावी रहा है। हरियाणा में नामांकन का दौर खत्म हो चुका है और दोनों ही राजनीतिक दल बागी उम्मीदवारों को मनाने के काम में जुटे हुए हैं। हम दो राजनीतिक दल बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सीधी लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की ही दिखाई पड़ती है। फिर कुछ क्षेत्रीय दल भी एक्टिव हैं, साथ ही आम आदमी पार्टी ने भी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट को देखें तो यह साफ पता चलता है कि बीजेपी ने गैर जाट उम्मीदवारों पर ज्यादा भरोसा किया है और कांग्रेस ने जाट उम्मीदवारों पर। हरियाणा का चुनाव वैसे ही अपने आप में बहुत दिलचस्प होता नजर आ रहा है। 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए 90 सीटों पर वोटिंग है। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के साथ होगी। आप सब जानते हैं कि 1 अक्टूबर को विधानसभा का चुनाव होने वाला था, लेकिन तारीखें बदली गई क्योंकि बिश्नोई महासभा और बीजेपी ने चुनाव आयोग से तारीख को बदलने की मांग की थी। बिश्नोई समाज के अनुसार गुरु जम्भेश्वर वार्षिक उत्सव होता है, ऐसे में उस वक्त है, ऐसे में वोटिंग का जो प्रतिशत है, परसेंटेज है, उसमें थोड़ी सी कमी आएगी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने मतदान की तारीखों में बदलाव किया। हरियाणा की अगर आबादी में जाटों की हिस्सेदारी की बात करें तो लगभग 25% की हिस्सेदारी वो रखते हैं। पंजाबी लगभग 8% हैं, ब्राह्मणों की संख्या 7.5% तक है, अहीर लगभग 5% से ज्यादा हैं, वैश्य 5%, गुर्जर 3.35%, जाट सिखों की बात करें तो 4% तक हैं, राजपूतों की संख्या 3.4% है, लगभग 3.5 के आसपास, सैनी जो ओबीसी से ही आते हैं वो लगभग 2.9% हैं, कुम्हार 2.7%, मेव और मुस्लिम जो हैं वो लगभग 3.8% तक हैं हरियाणा के वोटर्स में, और बिश्नोई करीब 0.7% तक आते हैं। अनुसूचित जातियां करीब 21% की हैं, जिनमें वाल्मीकि, धानक और खटीक शामिल हैं। जानकार ये मानते हैं कि जाट मतदाता 12% आरक्षित सीटों समेत लगभग 40 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव परिणामों को अच्छा खासा प्रभावित करते हैं, क्षमता रखते हैं। 7 से 9 विधानसभा सीटों पर अहीर निर्णायक भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं। फिलहाल हरियाणा विधानसभा का जो चुनाव है वो सीधे सीधे पिछले चुनावों की तरह गैर जाट और जाट के बीच ही नजर आता है। जहां कांग्रेस पार्टी ने जाट उम्मीदवारों पर ज्यादा भरोसा जताया है, वहीं इस बार बीजेपी ने नॉन जाट उम्मीदवारों पर ज्यादा दांव खेला है। देखना यह है कि ये सारे प्रयोग कितने सफल होते हैं, क्योंकि आपके प्रयोग तभी सफल माने जाते हैं जब वो वोट में तब्दील हो, जीत में तब्दील हो, और ये पता चलेगा 8 अक्टूबर। तो फिलहाल इसी रिपोर्ट के साथ चुनाव की बात में बस इतना ही। आप सब अपना खूब ख्याल रखिए और देखते रहिए अमर उजाला.com।